हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आज एक ख़ास एपिसोड जिसमें अमेरिका और यमन के हूती अंसारुल्लाह के बीच जारी टकराव के सिलसिले में काफ़ी तफसील मौजूद है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कुछ दिन से ऐसी वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया है जिसमें किसी अहम सब्जेक्ट पर गहरी मालूमात फराहम की जाती है। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच 7 अक्टूबर को हालिया जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी हमास, हिजबुल्लाह, हूती अंसारुल्लाह और हशद अल शाबी जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बारे में गहराई से जानकारी हासिल करने में बढ़ी है। पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूती अंसारुल्लाह के अहम ठिकानों पर यह कहते हुए बमबारी की है कि वो रेड सी को इंटरनेशनल जहाज़रानी यानी नेविगेशन के लिए खुला और महफूज रखना चाहते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इन हमलों को जायज़ बताने की कोशिश की है। यमन के हूती अंसारुल्लाह इजराइल के ज़रिए गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी और गाज़ा के घेराव के ख़िलाफ़ रेड सी और अरब सागर से इजरायली मिल्कियत वाले और इजराइल जाने आने वाले जहाज़ों पर रोक लगा रहे हैं, जबकि दुनिया के और मुल्कों के जहाज़ों को वो इस रास्ते से बआसानी गुजरने दे रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल की मदद करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों को समझाया जाए कि हूती अंसारुल्लाह पूरी दुनिया के मुल्कों के बीच समंदरी तिजारत के लिए ख़तरा हैं। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि ताज़ा वाक़यात क्या हुए हैं और अमेरिका, इजराइल और उनके सपोर्ट करने वाले मुल्क और हूतियों के बीच इस वक्त क्या टकराव है। साथ ही हम बताएंगे कि अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया किस तरह से हकीकतों को बदलकर अपनी सरकारों की हरकतों को छुपाने की कोशिश करता है। आइए चलते हैं आज के इस सब्जेक्ट को परत दर परत सभी पहलू समझें ताकि हालात आईने की तरह साफ समझ में आ जाएं। यमन में मौजूदा हूती अंसारुल्लाह की सरकार को अमेरिका, सऊदी अरब और उनके दोस्त मुल्कों समेत यूनाइटेड नेशंस भी कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं करते, बल्कि इसके बरखिलाफ वो रियाद में मौजूद एक प्रेसिडेंशियल गवर्निंग काउंसिल की नाम नेहाद यमन सरकार को कानूनी तौर पर तस्लीम करते हैं। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के ज़रिए हालिया हमले के बाद हूतियों की मौजूदा सरकार के प्रेसिडेंट मेहदी अल मशात ने कहा है कि यमनी खून अनमोल है और हमारा जवाबी हमला ऐसा होगा कि भुलाया नहीं जा सकेगा। यमन के अल मसीरा टेलीविज़न के मुताबिक प्रेसिडेंट मेहदी अल मशात ने कहा है कि अमरीकी ज़ायोनी और ब्रिटिश हमला एक घिनौना और क्रिमिनल हमला है जो सभी कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सबा न्यूज़ एजेंसी को दिए एक बयान में बताया है कि यमनी खून कीमती है और हमारा बदला नहीं भुलाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमरीकी ज़ायोनी यानी इजरायली और ब्रिटिश हमला यमन को फ़िलिस्तीन के लिए मददगार रुख से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने यमनी लोगों के खिलाफ अमरीकी, इजरायली और ब्रिटिश हमलों की परवाह किए बिना इजरायली जहाज़ों या इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों की लगातार रोकथाम को भी जारी रखने की बात कही है। प्रेसिडेंट मेहदी अल मशात ने कहा है कि हम फ़िलिस्तीन और गाज़ा में अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारा खून आपके खून से ज़्यादा कीमती नहीं है और हम मॉरल तौर से इस बात से मुतमईन हैं कि हम आपके साथ जंग में सरगर्म तरीके से शामिल हैं और फ़िलिस्तीन को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। यमन के प्रेसिडेंट ने एक बार फिर यकीन दिलाया कि अरब सागर और लाल सागर में इंटरनेशनल नेविगेशन इजरायली जहाज़ों या इजराइल की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों को छोड़कर सभी के लिए महफूज है। उन्होंने इंटरनेशनल नेविगेशन के सैन्यीकरण यानी मिलिटराइजेशन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम अमेरिकियों और ब्रिटेन को साबित कर देंगे कि यमन हमलावरों का कब्रिस्तान है। प्रेसिडेंट अल मशात ने बहादुर यमनी लोगों की तारीफ की जो सना और मुख्तलिफ सूबों में हमलों के फ़ौरन बाद लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट मार्च में निकल पड़े। आपको बता दूं कि यमन के ज़रिए रेड सी में इजरायली जहाज़ों पर किए गए बार बार हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ख़िलाफ़ हवाई और समंदरी हमले किए हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड का सपोर्ट हासिल है। अल मसीरा के मुताबिक यमन ने कसम खाई है कि वो इजरायली इलाके पर हमले करेगा और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को लाल सागर और बाबल मंदब समंदरी सकरे रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा जब तक कि
کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے بند نہیں ہو جاتے۔ اسی درمیان یمن کے حوثی انصار اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اب کے بعد ان کے لیے امریکی اور برٹش جنگی بیڑے قانونی طور پر جوابی حملوں کے لیے جائز نشانہ ہوں گے۔ پریس ٹی وی کے مطابق حوثی انصار اللہ کے پولیٹ بیورو کے ممبر محمد البخیتی نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل مخالف حملوں کے جواب میں یمن پر حملوں کے بعد امریکی اور برٹش نیوی کے جنگی بیڑے یمن کی فوج کے لیے قانونی نشانہ ہوں گے۔ انہوں نے کئی یمنی صوبوں پر امریکی اور برٹش جنگی جہازوں کے خطرناک حملوں کے بعد لبنان کے عربی زبان کے المنار ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ وارننگ دی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمن امریکہ اور برٹین کے ساتھ سیدھے ٹکراؤ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بخیتی نے زور دے کر کہا کہ اپنی جنگی نظریے کو بدلنے کے لیے امریکی اور برٹش نیوی کا بیڑا یمنی فوجوں کا قانونی نشانہ ہوگا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ غزہ پٹی میں قتل عام کے گناہ میں شامل ہے اور لڑائی اب سچائی اور جھوٹ کے بیچ ہے۔ حوثی انصار اللہ کے پولیٹ بیورو کے ممبر بخیتی نے کہا کہ فلسطین کے لیے یمن اور لبنان کی سپورٹ سے ڈر ختم ہو گیا ہے اور امریکہ کے دعوے ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم علاقے میں بڑے بدلاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور عرب سرکاروں کو آنے والے وقت میں پاپولر بدلاؤں کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ بخیتی نے سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اسٹریٹجک لال ساگر میں امریکہ کی لیڈرشپ میں کسی بھی طرح کا تناؤ بڑھانے میں شامل ہونے کے خلاف وارننگ دی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر سعودی عرب اور UAE سیدھے طور پر یمن کے خلاف حملوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان کے اہم سینٹرز کو نشانہ بنائیں گے۔ یمن کے خلاف حملوں کے لیے سعودی عرب کا صاف نیوٹرل رہنا یمن کے ری ایکشن سے ڈر کا نتیجہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ فرائیڈے صبح سویرے امریکی اور برٹش جنگی جہازوں نے 73 میزائلوں سے یمن کے 5 علاقوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں راجدھانی سنا اور حدیدہ، تعز، حجاہ اور سادہ صوبے شامل ہیں، جن میں کم سے کم 5 لوگ مارے گئے اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے فوراً اگلے ہی دن یعنی سیٹرڈے کی صبح ایک بار پھر امریکی فوج نے راجدھانی سنا میں حوثی انصار اللہ سے متعلق ایک راڈار اسٹیشن پر نیا حملہ کیا ہے، جس کو یمن نے کنفرم بھی کیا ہے۔ امریکہ اور یمن کے حوثی انصار اللہ کے بیچ اس ٹکراؤ کے سلسلے میں امریکہ کی کھوجی خبروں کی ویب سائٹ ایکسیوس نے کچھ فیکٹس لکھے ہیں جو آپ کے لیے کافی اہم انفارمیشن ہے، لیکن امریکی میڈیا میں کس طرح سے یمن کے حوثیوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس رپورٹ سے یہ بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایکسیوس کا کہنا ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹکراؤ کیوں معنی رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ریڈ سی میں تناؤ اور بڑھتی امریکی فوجی سرگرمی اس خوف کے درمیان آئی ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ سے بڑھا تناؤ ایک بڑی علاقائی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ ایکسیوس کے سینئر جرنلسٹ جیکب ناٹسن نے سب سے پہلے یہ بتاتے ہوئے کہ حوثی ریڈ سی میں سمندری جہازوں پر حملہ کیوں کر رہے ہیں، کہا ہے کہ ان کے حملے غزہ میں اسرائیل کے چل رہے حملوں کے جواب میں ہیں اور انہوں نے اسرائیلی کمپنیوں کی اونرشپ والے یا اسرائیل جانے آنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ حالانکہ حوثیوں کے ذریعے نشانہ بنائے گئے کچھ جہازوں کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، حملوں نے انٹرنیشنل شپنگ کو خطرناک طریقے سے روک دیا ہے۔ کئی کمپنیوں نے ٹیمپرری طور سے لال ساگر کے راستے سے اپنا جانا آنا روک دیا ہے۔ ریڈ سی کا سمندری راستہ سویز نہر کی طرف جاتا ہے، جو دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے شپنگ کرایوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ، راستے میں زیادہ وقت لگنے اور دوسرے مالی نقصان شامل ہیں۔ ایکسیوس نے بتایا ہے کہ امریکہ اور برٹین حوثیوں پر بمباری کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حملوں کے جواب میں امریکہ نے لال ساگر سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک انٹرنیشنل سمندری سیکیورٹی ٹاسک فورس بنائی ہے۔ یہ حملے جو جنگی بیڑوں اور پنڈبیوں سے لانچ کیے گئے ہیں، ان میں گائیڈڈ ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ حملے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایک ریزولوشن پاس کیے جانے کے ایک دن بعد آئے ہیں، جس میں حوثیوں سے مانگ کی گئی تھی کہ وہ اپنے حملوں کو روک دیں۔ امریکہ کی ڈیفنس منسٹری یعنی پینٹاگن نے کہا ہے کہ امریکی اور کولیشن فوج نے حوثیوں کے کمانڈ اور کنٹرول سسٹم، ہتھیاروں کے ڈپو، لانچنگ سسٹم، ہتھیار بنانے کے کارخانوں اور ایئر سیکیورٹی ریڈار سسٹم کو
तबाह करने के लिए 100 से ज़्यादा हमलों के साथ 16 हूथियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों के खिलाफ कई हूथी मिसाइल और ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाया है। एक्सियोस ने आगे बताया है कि हूथी अंसारुल्लाह कौन है। एक्सियोस के सीनियर जर्नलिस्ट जैकब नॉटसन का कहना है कि हूथी एक सियासी और फौजी संगठन है जो 2014 में इंटरनेशनल सतह पर ध्यान में आया, जब इसके लड़ाकों ने यमन की इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा सरकार को उखाड़ फेंका। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि हूथी बागियों का इस वक्त राजधानी सना और वेस्टर्न यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल है। ये ग्रुप 1990 की दहाई की शुरुआत में ज़ैदिज़्म के आसपास एक मजहबी सुधार मूवमेंट के तौर पर उभरा, जो शिया इस्लाम का एक हिस्सा है, जिसको यमन की तकरीबन 35% आबादी फॉलो करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि शिया 12 इमामों में से चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे जैद थे, जिनको यमन के लोग अपने इमाम के तौर पर मानते हैं, जबकि शिया नज़रिए से 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर हुए हैं। लेकिन वो जैद की नस्ल को अपने इमाम मानते हैं, इसलिए उनको जैदी कहा जाता है और वो भारत के जैदियों से बिल्कुल अलग हैं। भारत में जो जैदी हैं, पाकिस्तान में, भारत में, वो शिया असना अशरी हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि हूथी लगातार ऑर्गेनाइज होते रहे और यमन की सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी सपोर्ट वाली सरकार के खिलाफ मजबूत अपोजिशन ग्रुप बन गया। ये मूवमेंट इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमरीकी असर की भी सख्त मुखालिफत करने लगा और नजरियाती तौर से खुद को लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास जैसे ईरान सपोर्ट वाले ग्रुप्स के साथ जुड़ गया। एक्सियोस के जर्नलिस्ट जैकब नॉटसन ने बताया है कि हूथी एक फौजी ताकत कैसे बनी। उनका कहना है कि यमन की सरकार के सिलसिले में हूथी की मुखालिफत 2004 में अपने उरूज पर पहुंच गई, जब यमन सरकार की तरफ से अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उनके लीडर हुसैन बदरुद्दीन अल हूथी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उस वक्त हूथी अंसारुल्लाह ने यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके जवाब दिया। हालांकि 2004 के टकराव के दौरान हुसैन अल हूथी को आखिरकार यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ लिया गया और मार डाला गया। हूथियों ने नई भर्तियां शुरू करते हुए यमन के अंदर अपने मूवमेंट को फैलाया और पड़ोसी सऊदी अरब में छापे मारते हुए नई लीडरशिप के तहत गुरिल्ला जंग शुरू कर दी। लंबी मुद्दत से चल रहे टकराव की बुनियाद कमज़ोर इकोनॉमी और सरकार के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामों से पैदा हुआ सियासी बहरान था। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने यह नहीं बताया कि अब्दुल्ला सालेह की सऊदी अरब की पसंद की सरकार ने हूथी आबादी को सियासी हकूक नहीं दिए और उनके साथ सौतेला बर्ताव किया, जिसके नतीजे में यह मूवमेंट खड़ा हुआ। अब्दुल्ला सालेह के बाद अब्द रब्बू मंसूर हादी ने भी सऊदी अरब के कहने पर यही सिलसिला जारी रखा। एक्सियोस ने आगे बताया है कि यमनी दाखिली जंग में हूथियों का क्या रोल रहा है। बरसों से चल रही बगावत और सियासी गड़बड़ी के दौरान 2014 में हूथियों के जरिए यमनी सरकार को सना से बाहर निकालने और 2015 में अदन पर कब्जा करने के साथ खत्म हुई। उस वक्त सना से बरतरफ होने वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी की यमनी सरकार के रिक्वेस्ट पर खाड़ी के मुल्कों के सऊदी लीडरशिप वाले फौजी कोalition ने मार्च 2015 में हूथियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए, जिन्हें आखिरकार ईरान से फौजी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। ये अमेरिका की वेबसाइट लिख रही है। अमेरिका ने सऊदी लीडरशिप वाली जंग को साजो सामान और मटेरियल से मदद मुहैया की। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सपोर्ट वाली सरकार और ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों के बीच सिविल वार और प्रॉक्सी वार से दुनिया का सबसे ख़राब इंसानी क्राइसिस पैदा हो गया, जबकि हाल के बरसों में दाखिली जंग काफ़ी धीमी हो गई है। हूथी लड़ाकों और सऊदी सपोर्ट वाली यमन सरकार के दरमियान अभी तक भी बाकायदा तौर से अमन नहीं हुआ है। ईरान की सपोर्ट के सिलसिले में जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके सबूत कभी सामने नहीं आए और ये महज इल्ज़ाम रहा। चूँकि 2015 में जंग शुरू होने से पहले ही उसकी घेराबंदी कर ली गई थी और हथियार पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। आपको बता दूं कि जब फ्राइडे को यमन पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो हूथियों को टेररिस्ट ग्रुप कहने को तैयार हैं, तो उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे लगता है
कि वे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने आखिरी दिनों में 2021 में हूथियों के खिलाफ फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से तेजी से हटा दिया था। उस वक्त ये फैसला ये सोचकर किया गया था कि हूथियों को टेररिस्ट कहने से यमन में इंसानी इमदाद की कोशिशों में रुकावट पैदा होगी। बाइडेन सरकार ने शुरू में यमन में सऊदी लीडरशिप वाले हमलों के लिए अमेरिकी सपोर्ट को खत्म करने का भी ऐलान किया था, लेकिन एक्सियोस ने यह नहीं बताया कि उसके बाद भी अमेरिका ने सऊदी अरब को यमन के खिलाफ जंग में पूरी मदद जारी रखी। अमेरिकी एक्सियोस वेबसाइट ने जितनी बातें कही हैं वो हकीकत से काफी दूर हैं। हूथियों को बार बार बागी यानी मुल्क दुश्मन कहा गया है, जबकि हूथियों ने सऊदी सपोर्टेड सरकार पर बड़ी आबादी को सियासी हकूक नहीं देने का इल्जाम लगाया था। उसने मुल्क की सतह पर प्रोटेस्ट किए थे। एक बार राजधानी सना पर कब्जा करके सरकार के जरिए उनके हुकूक दिए जाने के वादों के बाद राजधानी को उन्होंने खाली कर दिया था और वापस चले गए थे, लेकिन बाद में जब उनके वादे पूरे नहीं हुए तो एक बार फिर सना पर कब्जा कर लिया गया। मार्च 2015 से सऊदी अरब की लीडरशिप में बने फौजी कोalition की तरफ से जंग शुरू की गई और तकरीबन 8 साल तक लगातार बमबारी जारी रही। इस जंग को न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका और इजराइल समेत सभी वेस्टर्न मुल्कों ने हथियारों और खुफिया मालूमात फराहम करके सऊदी अरब की मदद की है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया उसे सिविल वार ही कहता रहा है। सऊदी अरब की पसंद के प्रेसिडेंट अब्द रब्बु मंसूर हादी रियाज में रहकर मुल्क बदर रहकर सरकार चलाते रहे। यूनाइटेड नेशंस ने भी अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों की मर्जी के मुताबिक हूथी सरकार को तस्लीम नहीं किया। जब हूथियों ने सितंबर 2019 में सऊदी अरब के खिलाफ बड़े हमले शुरू कर दिए, जिसमें वहां की तेल कंपनी आरामको के 2 कारखाने भी तबाह हुए, उसके बाद दुनिया की आंखें खुली। हूथियों के खिलाफ जंग में सऊदी अरब के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल रहा। उसके बाद हूथियों ने दुबई और अबू धाबी तक भी हमले किए थे। जब बात यहां तक पहुंच गई तो उसके बाद चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मार्च 2023 में ताल्लुकात बहाल करने का समझौता कराया, तो सऊदी अरब और यमन के हूथियों के बीच भी जंगबंदी कायम हो गई। अब तक यमन के हूथी इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब वो इजराइल के फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाजा में किए जाने वाले हमलों के खिलाफ रेड सी और अरब सागर में जहाज़ों के नेविगेशन को भी रोकने और कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। और अब दुनिया भर के मुल्क यमन जंग के दौरान तकरीबन 9 साल तक खामोशी की सज़ा भुगत रहे हैं। अब हूथियों ने रेड सी को कंट्रोल कर लिया है। जब किसी के खिलाफ लंबे वक्त तक जुल्म पर दुनिया खामोश रहती है तो उसके ऐसे ही नतीजे होते हैं। इसी तरह से 1948 में फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके इजराइल के कायम किए जाने के बाद दुनिया खामोश रही, जिसके नतीजे में इस पूरे इलाके में अब तक दसियों जंगें हो चुकी हैं, जिसका नतीजा न सिर्फ इलाके के मुल्क बल्कि दुनिया भर के मुल्क अपनी खामोशी की सज़ा भुगत रहे हैं। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश है कि दुनिया की हकीकतें आसान ज़बान में आप तक पहुंचाई जाएं ताकि दुनिया की शैतानी ताकतों के चेहरों से नकाब उठाई जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।